IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनुरुद्ध और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। खबरों का एक ऐसा मंच जहां आप राजनीति, साहित्य, फिल्म, अपराध से लेकर इतिहास तक अलग अलग मुद्दों पर हमारी खास रिपोर्ट देखते हैं। और आज बात आजाद भारत के उस महान नेता की जिनके बिना अखंड भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल की 139वीं जयंती पर देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल के धैर्यवान और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटे भारत को एकजुट किया जा सका था। लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल ने कैसे आजाद भारत का सपना साकार किया, इसी पर देखते हैं हमारी खास पेशकश सरदार। (1947) सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा सौराष्ट्र संघ की स्थापना। सौराष्ट्र, हैदराबाद, ग्वालियर और ऐसे तो सैकड़ों रजवाड़ों के राजाओं और निजामों से बातचीत और समाधान किया। अंग्रेजों की कूटनीति समझकर अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और राजनैतिक कुशलता से सभी छोटे बड़े रजवाड़ों को राजी कर एकीकृत किया और निर्माण हुआ एक अखंड भारतीय गणतंत्र का। आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार पटेल द्वारा भारत के लौह पुरुष के इस योगदान को आज दे रहा है समग्र देश एक श्रद्धांजलि। सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, श्रेष्ठ भारत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सपने को पूरा करने के लिए भारत की जो महान विरासत है, वो विरासत विविधता में एकता की है। उस विविधता में एकता की विरासत को लेकर के जातिवाद से परे उठ करके, भाषावाद से परे उठ करके, संप्रदायवाद से परे उठ करके एक भारत, समरस भारत, ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त भारत, ये सपने को साकार करने के लिए आज से उत्तम पर्व नहीं हो सकता जो हमें आने वाले दिनों के लिए प्रेरणा देता रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की शपथ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आज हम जो भारत देख रहे हैं वो भारत नहीं होता अगर 67 साल पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन की कमान उस शख्स के हाथ में न होती जिसे देश कहता है सरदार, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंग्रेज चाहते थे कि देश आजाद होने के बाद सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाए, आपस में लड़ते रहे, मर मिटते रहे। ये अंग्रेजों का इरादा था, लेकिन सरदार साहब ने अपनी कूटनीति के द्वारा, अपनी दीर्घदृष्टि के द्वारा, अपने लोखंडी मनोबल के द्वारा 550 से भी अधिक रियासतों को एक सूत्र में बांध दिया। बेशक अंग्रेजों ने जब भारत को आजाद करने का फैसला किया तो उन्होंने ख्वाब यही देखा था कि भारत कभी भी एक बड़े मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नजर न आए। दरअसल आजादी से पहले भारत में दो तरह का शासन था। भारत का एक हिस्सा वो था जिस पर अंग्रेजों का सीधा शासन था। देश का बाकी हिस्सा 562 से ज्यादा रियासतों और रजवाड़ों के रूप में था, जहां अंग्रेजों के अधीन राजाओं और नवाबों का शासन था। अंग्रेजों ने जब बंटवारे के जरिए भारत को आजादी दी तो रजवाड़ों को दो विकल्प दिए। पहला विकल्प भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ विलय का था। दूसरा विकल्प आजाद देश के रूप वजूद में आने का था। अपनी शान शौकत और अपनी जनता पर जुल्म ढाने के लिए बदनाम बहुत से राजा और नवाब भारत की आजादी के बाद स्वतंत्र होना चाहते थे,
कुछ ऐसे भी थे जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। लिहाजा आजादी के वक्त एक राष्ट्र के तौर पर भारत को नया रूप देने की भारी जिम्मेदारी सरदार पटेल के कंधे पर थी। सरदार पटेल ने जिस सूझबूझ और कूटनीति से बिना किसी खून खराबे के भारत को एक किया, उसकी तुलना जर्मनी के शासक ओटो वान बिस्मार्क से की जाती है, जिसने 1860 में जर्मनी का एकीकरण किया था। हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारे देश के जन्म में कितनी परेशानियां, कितनी मुश्किलें आई थी। जब आज़ाद हुए तब 500 से ज़्यादा रियासतें इस देश में थी। एक आदमी ने 1.5 महीने के अंदर इन सब राजा रजवाड़ों के साथ बातचीत करके इस बड़े महान देश को जो फॉर्म में हम आज देखते हैं वो फॉर्म दिया। 6 मई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों और रजवाड़ों का भारत में विलय का मुश्किल मिशन शुरू किया। गांधी जी की सलाह पर उन्होंने तब के वरिष्ठ नौकरशाह वीपी मेनन को गृह मंत्रालय का मुख्य सचिव बनाकर रियासतों से भारत में विलय के मुद्दे पर बातचीत शुरू की। पटेल ने ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय कूटनीति और बातचीत का सहारा लिया। भारत में विलय होने के बदले सरदार पटेल ने रियासतों के वंशजों के सामने प्रिवी पर्स के जरिए एक नियमित आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव रखा। उन रियासतों को देशभक्ति की भावना से फैसला लेने को कहा गया। साथ ही उनके सामने 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल होने की समय सीमा भी रखी गई। साथ ही इशारों में ये भी साफ कर दिया कि वो अपनी मकसद में ताकत का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेंगे। साम दाम दंड भेद की पटेल की इस कूटनीति ने जल्द ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रजवाड़ों ने भारत में शामिल होना शुरू कर दिया। ये काठियावाड़ की प्रसिद्ध रियासत भावनगर है। हिंद सरकार के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल हवाई जहाज से सौराष्ट्र के संयुक्त राज्य की स्थापना के अवसर पर यहाँ आ रहे हैं। अनगिनत नगरवासी सरदार पटेल की सवारी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल नावानगर के जाम साहब के साथ राजकीय गाड़ी में दरबार भवन जा रहे हैं। राज प्रमुख नावानगर के जाम साहब ने भरे दरबार में काठियावाड़ की 5 रियासतों के राजाओं से हिंद यूनियन के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, तब भारत एक मुल्क के रूप में दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब तक 3 रियासतें ऐसी थीं जिनका भारत में विलय नहीं हुआ था। ये रियासतें थीं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। बंटवारे के वक्त देश में जैसा माहौल था, उसमें तीनों रियासतों को सिर्फ ताकत से ही भारत में नहीं मिलाया जा सकता था। एक कुशल राजनेता की तरह सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर कैसे इन रियासतों का भारत में विलय कराया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंद्रह अगस्त को भारत को आजादी के साथ बंटवारे का जख्म भी मिला। सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा देश सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी का सामना कर रहा था। इस मौके पर जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। हैदराबाद के निजाम ने आजाद रहने का फैसला किया था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह कोई भी फैसला नहीं ले पाए थे। जम्मू कश्मीर के राजा हिंदू थे, लेकिन बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। जबकि जूनागढ़ और हैदराबाद के शासक मुस्लिम थे, लेकिन उनकी बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। सांप्रदायिक हिंसा के माहौल में इन रियासतों को लेकर कोई भी गलत फैसला बड़ी आफत को दावत दे सकता था। लिहाजा सरदार पटेल ने बहुत धीरज से काम लिया। राज प्रमुख नावानगर के जाम साहब ने भरे दरबार में काठियावाड़ की 5 रियासतों के राजाओं से हिंद यूनियन के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली। वहीं जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का उतावलापन उसकी गलती साबित हुआ। कबायलियों के भेष में जब पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर पर हमला किया, तो 25 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का फैसला कर लिया। इसमें कश्मीरियों के बड़े नेता शेख अब्दुल्ला की सहमति भी शामिल थी, जो पटेल की बहुत बड़ी जीत थी। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के सर्वप्रथम गृह मंत्री थे
और भारत की एकता और अखंडता में उनकी एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका रही। 500 से अधिक राज्यों को एकत्रित करके भारत गणराज्य का निर्माण करना, उसमें उनका एक ऐतिहासिक भूमिका रही। आजादी के बाद भारत में विलय होने वाली दूसरी रियासत जूनागढ़ थी, जो चारों ओर से भारत से घिरा था। लिहाजा पटेल ने जूनागढ़ को तेल कोयले की सप्लाई, डाक, हवाई संपर्क रोककर आर्थिक घेराबंदी कर दी। जूनागढ़ की जनता भी नवाब के खिलाफ विद्रोह पर उतर आई थी। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को नवाब अपने परिवार समेत पाकिस्तान भाग गया। 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को औपचारिक तौर पर भारत में शामिल कर लिया गया। जूनागढ़ के विलय में सरदार पटेल की खास दिलचस्पी छुपी थी, क्योंकि यहीं पर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर था। 12 नवंबर को जब पटेल जूनागढ़ पहुंचे तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार शुरू कराने का आदेश भी दिया। गांधी जी के निर्देश के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए सरदार पटेल ने आम लोगों के दान से धन जुटाकर सांप्रदायिक सद्भाव का पैगाम दिया। जैसे सबने आज ये प्रार्थना की, ऐसे सब मजहब वाले लोग मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जीते रहे, कोई झगड़ा के साथ न करे। हमारा मुल्क को हमें मजबूत बनाना। हैदराबाद के विलय की योजना में भी सरदार पटेल ने सांप्रदायिक सद्भाव का खास ख्याल रखा। 87% हिंदू आबादी वाले हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान विलय न करने पर अड़ा था। वहीं उसके उकसावे पर कासिम रिजवी नाम के शख्स की भाड़े की सेना हैदराबाद की जनता पर अत्याचार कर रही थी। इस हालात में 13 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने भारतीय फौज को हैदराबाद पर चढ़ाई करने के आदेश दे दिए। ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने 2 ही दिन में हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। कूटनीतिक चालाकी से उन्होंने निजाम को भी साथ में मिला लिया, ताकि देश का सांप्रदायिक माहौल न बिगड़े। विलय पर पाकिस्तान के ऐतराज की हवा भी निकल जाए। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात हो रही है सरदार पटेल की। लौह पुरुष सरदार पटेल सिर्फ नाम के लौह पुरुष नहीं थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के संचालन की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहती थी। बड़े आंदोलनों की रूपरेखा तैयार करने से लेकर उसे सफल बनाने तक में उनका अहम योगदान हुआ करता था। और यही वजह है कि सरदार पटेल की 139वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सरदार पटेल के बिना अधूरे नजर आते थे। सरदार पटेल की 139वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंजरी ट्रस्ट ने वल्लभ भाई पटेल के इस्तेमाल की गई हुई कप, प्लेट और तश्तरी जैसी चीजें भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल के इस्तेमाल की गई चीजें राष्ट्र की धरोहर है। साधारण सी कप, प्लेट और तश्तरी सरदार पटेल की सादगी भरी जिंदगी की भी कहानी सुना रही हैं। 15 दिसंबर 1950 को जब सरदार पटेल का निधन हुआ तब उनके बैंक खाते में महज 260 रुपए ही थे। एक महान नेता अपनी पूरी उम्र में 1000 रुपए भी नहीं जुटा पाया था। सरदार पटेल के पास खुद का मकान भी नहीं था। वो अहमदाबाद में एक किराए के मकान में रहते थे। हालांकि 31 अक्टूबर 1875 को उनका जन्म गुजरात के नाडियाड के एक अमीर जमींदार परिवार में हुआ था। वो झवेरी भाई पटेल और लाड बाई की चौथी संतान थे। पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन के बाद क्या क्या समस्या आए, ये सब इसको संभालना, होम मिनिस्ट्री संभालना और पूरा इस देश को जोड़ के ये भारत जो नक्शा हम देखते हैं, ये पूरा सरदार पटेल का कमाल है। कर्मसाड और नाडियाड में शुरुआती तालीम हासिल करने के बाद वल्लभ भाई पटेल ने 24 साल की उम्र में कानून की परीक्षा पास की। गोधरा में फौजदारी मामलों की वकालत में उन्होंने खासा नाम कमाया। तब तक उनकी शादी झावेरवा से हो चुकी थी। लेकिन 1909 में उन्हें पत्नी की मौत की खबर तब मिली जब वो हत्या के एक आरोपी को बचाने के लिए अदालत में बहस कर रहे थे। पूरी तैयारी विलायत जाने की बैरिस्टर होने के लिए। ताऊ जी ने कहा कि पहले मुझे जाने दीजिए, बाद में मैं जा नहीं सकूंगा। पिताजी मान गए और उनका वहाँ का सारा खर्चा का बोझ आपने उठा लिया। कोर्ट में एक केस चला रहे थे जिसमें फांसी की सजा होने का
संभव था, तब माता के देहांत का तार आया। बहस के दौरान पत्नी की मौत की खबर पाकर भी सरदार ने अपनी पैरवी जारी रखी ताकि उनके मुवक्किल को फांसी की सजा न हो। इस घटना ने सरदार पटेल के उस इस्पाती शख्सियत की झलक दी थी जिसने बाद में उन्हें आजादी की लड़ाई में पहली पंक्ति के नेताओं में शुमार कर दिया। आजादी की इस लड़ाई में महात्मा गांधी उनके राजनीतिक गुरु साबित हुए। गांधी जी के तकरीबन हर आंदोलन में पटेल ने कुशल संगठनकर्ता का किरदार निभाया। एक प्रकार से आज जब हिंदुस्तान देख रहे हैं, वो एक भारत का सप्रदृष्टा, उसके नियंता सरदार पटेल को देश कभी भूल नहीं सकता है। शताब्दियों पहले इतिहास में चाणक्य का उल्लेख इस बात के लिए आता है कि उन्होंने अनेक राजे रजवाड़ों को एक कर करके एक सपना लेकर के राष्ट्र के पुनरुद्धार का सपना देकर के सफल प्रयास किया था। 1918 में पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह के दौरान अपनी पहली छाप छोड़ी, जब भारी वर्षा से फसल तबाह होने के बावजूद बम्बई सरकार ने किसानों से लगान वसूलने का फैसला किया। गांधी जी तब चंपारण में व्यस्त थे, लिहाजा उनके कहने पर पटेल ने खेड़ा में किसानों और काश्तकारों के जन आंदोलन की रूपरेखा बनाई। 1928 में पटेल ने बढ़े हुए करों के खिलाफ बारदोली के भूमिपतियों के आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। सिर्फ एक लौह पुरुष इस 554 स्टेट्स को जोड़ सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। आप कहते हैं ये बहुत डेमोक्रेटिक नहीं थे, जूनागढ़ में ये हुआ, निजाम वहाँ जाना था, उनको छोड़ना था। आप सोच लिए वो ऐसे किए तो भारत का हालत क्या होता। तो इसलिए लौह पुरुष मतलब व्हाट इज बेस्ट फॉर दिस कंट्री। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल को 3 महीने की जेल हुई। मार्च 1931 में पटेल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। जनवरी 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 1934 में वो रिहा हुए। 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने में उन्होंने बड़ा किरदार निभाया। 1937-38 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार थे, लेकिन गांधी जी की पसंद जवाहरलाल नेहरू थे, लिहाजा पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया। नेहरू अध्यक्ष बन गए। कहा जाता है कि आजादी के बाद गांधी जी की पसंद का ख्याल रखते हुए पटेल ने प्रधानमंत्री पद के लिए गंभीर कोशिशें नहीं की। हालांकि दोनों नेताओं में बहुत से मसलों पर मतभेद रहा, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। डेफिनेटली उनके पोजीशंस अलग अलग थे। नेहरू ने तो अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी वो गांधी और गांधीज्म के खिलाफ लिखी, पर ये ओपन डिफरेंसेस थे, पर ऐसा कुछ नहीं कि इनमें कोई आपस में लड़ाई थी। वो बहुत खुशी से दोनों इकट्ठे देश को चला रहे थे। आजाद भारत के इतिहास में नेहरू और पटेल दोनों की अपनी जगह है। नेहरू अगर सपने देखने वाले नेता थे तो पटेल जमीन स्तर पर काम करने वाले नेता थे। उन्होंने एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो सपना साकार किया, देश उसे कभी भूल नहीं पाएगा। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ही गुजरात में सरदार सरोवर बांध पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का प्रस्ताव है।